विमान में पीएम, विपक्ष हुआ लड़ाकू। वो जो फैशन पैरेड कर रहे हैं, मेकअप लेके तेजस में जा रहा है, ये तेजस सब्जेक्ट नहीं है। क्रैश वाला बयान सेना का अपमान। I am afraid that in no time this particular craft gets crashed. फाइटर जेट में सफर पर सियासी कहर। हमेशा नकारात्मक राजनीति करने वाले विपक्षी दल और उनके लीडर हैं, ये लोग क्या नुकसान पहुंचाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। तेजस की उड़ान और सियासी घमासान, आज हम इसी पर बात करेंगे। पीएम मोदी देश के पहले पीएम बने जिन्होंने लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। 25 नवंबर को उन्होंने बेंगलुरु में एचएएल के साइट से तेजस में उड़ान भरी। पीएम की उड़ान के बाद विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। सबसे पहले कांग्रेस ने हमला किया, फिर असदुद्दीन ओवैसी कूदे और फिर टीएमसी के सांसद ने यहां तक कह दिया कि तेजस क्रैश हो जाएगा। हम आपको दिखा रहे हैं किन किन दिग्गजों ने लड़ाकू विमानों में उड़ान अब तक भरी है। एक तरफ राष्ट्रपति हैं जो कि तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, दूसरी ओर पीएम मोदी और वो दूसरे नेता हैं जो कि मंत्री हैं या मंत्री रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्री रहते उड़ान भरी, राजीव प्रताप रूडी और किरण रिजिजू ने भी उड़ान भरी, लेकिन पीएम मोदी को छोड़कर सारे के सारे लोगों ने सुखोई में उड़ान भरी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व के राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम ने भी सुखोई में उड़ान भरी है। अब हम आपको बताते हैं कि पीएम की उड़ान पर विपक्ष के किस नेता ने क्या क्या कहा और बीजेपी की ओर से उस पर जवाब क्या आया। जयराम रमेश पीएम की उड़ान को फोटो ऑप बता रहे थे तो बीजेपी ने कांग्रेस पर फौजियों के नाम पर जेब भरने का आरोप लगाया। टीएमसी के सांसद हैं शांतनु सेन, जिनका विवादित बयान दोहराने लायक नहीं है। तेजस क्रैश हो जाएगा, इस पर उन्होंने कह दिया। बीजेपी कह रही है ये नफरत की पराकाष्ठा है पीएम के खिलाफ। हम आपको तेजस के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं। अब तक तेजस 6000 से ज्यादा 6000 से ज्यादा उड़ान भर चुका है, लेकिन हादसे का शिकार नहीं हुआ है। तेजस का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। उन्होंने कहा था इसका अर्थ रोशनी है और इसीलिए तेज की बात होगी। आज पीएम मोदी के तेजस उड़ान पर हो रही सियासी टक्कर पर हम हल्ला बोल करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्टी की ओर से मोर्चा संभालेंगी सुप्रिया श्रीनेत। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। तेजस में प्रधानमंत्री मोदी की उड़ान पर सियासी घमासान लगातार बढ़ रहा है। विपक्ष मुद्दों से भटकाने के आरोप लगा रहा है तो बीजेपी देश के गर्व की दलील दे रही है। ये तेजस की बात नहीं है। वो लोग कभी धर्म के नाम पे, कभी यूथ के नाम पे, यूथ और ये उग्र जो है नेशनलिज्म, उसका पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग ये कंडेम कर रहे हैं। वो तेजस है तो तेजस तो अलग चीज है। जो कुछ विपक्षी दल हैं, चाहे कांग्रेस हो, टीएमसी हो, मुझे आपने बताया कि उन्होंने कहा कि ये विमान क्रैश हो जाता, तो मैं इतना ही कहूंगा, जिस प्रधानमंत्री को 140 करोड़ भारतीयों की दुआएं हो, आशीर्वाद हो, ये जो हमेशा नकारात्मक राजनीति करने वाले विपक्षी दल और उनके लीडर हैं, ये लोग क्या नुकसान पहुंचाएंगे। वो तारीख थी 25 नवंबर। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में तेजस की उड़ान भरी। तेजस सिंगल इंजन वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जिसे देसी तकनीक से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है। उड़ान के बाद पीएम मोदी ने लिखा, मैं आज तेजस में उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत और लगन के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, डीआरडीओ और एचएएल के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दूसरी ओर पीएम मोदी की उड़ान पर कांग्रेस ने तेजस का इतिहास याद दिलाया। कहा कि तेजस की आखिरी मंजूरी 2011 में मिली थी। जयराम रमेश ने तंज किया, 2014 से पहले की मेहनत को स्वीकार करने में चुनावी फोटो खिंचवाने के उस्ताद का कुछ नहीं जाता। यह स्वीकारोक्ति उनके श्रेय लेने के दावे के लिए जरूरी थी।
जयराम रमेश के ट्वीट के बाद सियासत तेज हुई। टीएमसी के शांतनु सेन ने बेहद घटिया बयान दिया, तेजस के क्रैश होने तक की भविष्यवाणी कर दी। After winning 10 consecutive matches in the recently held World Cup, just because our learned Prime Minister went to that stadium, India got defeated in the final. Now, the job has been done by Narendra Modi. I am afraid that in no time, this particular craft gets crashed. मोदी और भारतीय जनता पार्टी से घृणा करते करते आज भारत की सेना से और वायुसेना से इतनी घृणा कि आप उनके मरने की कामना करें, आप तेजस फाइटर जेट के क्रैश होने की कामना करें। यह क्या हो चुका है तृणमूल कांग्रेस को? आज ममता बनर्जी, यदि आप में एक अंश भी बाकी है राष्ट्रभक्ति का और नैतिकता का, तो शांतनु सेन को तुरंत प्रभाव से पार्टी से और सांसदी से बर्खास्त करना चाहिए। सूत्र बताते हैं कि टीएमसी ने शांतनु सेन के बयान को असंवेदनशील माना है, उन्हें हिदायत दी गई है। बहरहाल पीएम मोदी की तेजस की उड़ान को लेकर बढ़ रहे सियासी विवाद से असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े मैदान में। ये भी नहीं देख पाते कि एक मां ने अपने एक बहादुर बेटे को मुल्क की खिदमत में खोया है, तो मोदी जी क्या करते? जेट है, जेट में बैठ गया, आज ट्राल मार के आएंगे। अजीब मामला है वजीर आजम का। अरे भाई, जेट देश का है और आप हमारे जवान मारे जा रहे हैं राजौरी में, पिछले महीने भी मारे गए, मगर यहां पर बीजेपी के पूरे बड़े बड़े डिफेंस मिनिस्टर आकर अपनी देशभक्ति दिखा रहे हैं इलेक्शन में बीजेपी का कैंपेन करके। तेजस भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारे इंजीनियर्स ने, जो हमारे साइंटिस्ट ने काम किया, उसके लिए देश उनको बधाई देते हैं और प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करते हैं, उनको बधाई देते हैं कि उन्होंने एक ऐसा भारत को स्वाभिमान बख्श दिया है, ऐसी ताकत दी है और एक ऐसा मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाया है ये तेजस को लाकर। जनवरी 2001 में तेजस ने पहली बार उड़ान भरी। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। साल 2003 में वाजपेयी ने ही एलसीए को तेजस नाम दिया था। तब उन्होंने कहा था कि ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब चमक है। फरवरी 2019 में इसे एयरफोर्स में शामिल किया गया। तेजस हल्के वजन का लड़ाकू विमान है। प्रधानमंत्री के तेजस वाली उड़ान पर सब अब सियासी टिकट कटवा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। सुप्रिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुधांशु जी, टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है ये उग्र राष्ट्रवाद है, ये उग्र राष्ट्रवाद की उड़ान है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है ये चुनावी फोटो ऑप है। जवाब दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूं, जो जयराम रमेश जी ने कहा उनकी बात का पहले जवाब देता हूं। तृणमूल कांग्रेस का तो बयान बहुत ही घटिया है। मेरे विचार से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि तेजस की सफलता के बाद भारतीय वायुसेना ने 10,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया एचएएल को। इसका मतलब कि आप ये कह रहे हैं, कहने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब वो क्रैश कर जाएगा। मुझे लगता है राजनीतिक बयानों की निम्नता का एक और उदाहरण है। अब जयराम रमेश जी ने जो कहा, वहां से बात शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि इससे पहले की सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया। मैं भी कहना चाहता हूं, हमारे साइंटिस्टों इंजीनियरों की क्षमता बहुत थी। कांग्रेस के रिजीम में हमने मिसाइल्स बनाए थे। राजीव गांधी जी के जमाने में अग्नि बन गया था 1989 में, और ऐसा नहीं, हमने सैटेलाइट्स भी बनाए थे। तो मैं प्रबुद्ध दर्शकों से पूछना चाहता हूं, जो देश मिसाइल और सैटेलाइट बना सकता था, वो प्लेन क्यों नहीं बना सकता था? वो असॉल्ट राइफल क्यों नहीं बना सकता था? बहुत साफ है कि हमारे साइंटिस्टों इंजीनियरों की क्षमता में कोई कमी नहीं थी। कमी या जानबूझकर तत्कालीन सरकारें इसे बनाना नहीं चाहती थी, ताकि राइफल खरीदी जाती रहे, फाइटर प्लेन्स खरीदे जाते रहे, और खरीदने में जो होता है वो भी होता रहे। डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर हमारे सरकार मोदी जी के आने के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। और मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, अगर जयराम रमेश जी ने कहा एलसीए का प्रोजेक्ट शुरू कब हुआ था? इन अर्ली 90s। इट वॉज इन 91 और 92। फिर वो मुकाम पे पहुंचा अटल जी के समय, वो कमीशन हुआ 2019 में आके। 3 दशक का दौर लगा।
इसलिए मैं उनसे कहना चाहता हूं, मोदी जी ने सही राह दिखाई कि अब हमारा फाइटर प्लेन बनेगा, हमारी मिसाइल बनेगी, ब्रह्मोस एक्सपोर्ट होगी, फिलीपींस पहला देश बना है, और अब हमारा रीजनल सेंटर भी बाहर जाके खुला है। तेजस के लिए भी ऑर्डर बुक है, और ये मैं भी ये दर्शकों को बताना चाहता हूं, तेजस सिर्फ 2 सीटर है और सिंगल इंजन क्राफ्ट है। वहां प्रधानमंत्री का बैठना इतना कॉन्फिडेंस की बात है, रक्षा मंत्री भी उससे पहले उसमें उड़ान भर चुके हैं, ताकि ये दर्शाता है कि हमें अपनी क्वालिटी पे क्या भरोसा है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बनाने की क्षमता मोदी जी के बाद आई। क्षमता हमारे पास पहले भी थी, सरकारें बनाना नहीं चाहती थी। एक ही 2 पंक्तियां कह के जो हमारे विपक्षी लोग हैं उनके लिए कहना चाहता हूं, सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, सही राह को छोड़कर जो मुड़े हैं, वही देखकर दूसरों को कुड़े हैं। बिना पंख तोले उड़े जो गगन में, न संबंध उनके गगन से जुड़े हैं। अगर बन सको तो पखेरु बनो तुम, प्रवरता तुम्हारे कदम चूम लेगी। न हो साथ कोई अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, और वो चूंकि सही राह पे नहीं थे, इसलिए वो कुड़ते हुए दिखाई पड़ रहे। सवाल कुछ और था सर, आपने जवाब उसका बिल्कुल अलग दे दिया, क्योंकि 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग हो रही थी। चुनावी फोटो ऑप पर सवाल था, मैं लौटूंगी, लेकिन आपने अपनी तरफ से जो भी डिफेंस दिया है उस पर भी जवाब। चलिए चुनावी फोटो ऑप पे जवाब दे देता हूं। रुक जाइए, आ रही हूं अगले हिस्से में। सुधांशु जी अगले हिस्से में। सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि कुड़कर विपक्षी नेता जो है वो लड़ाकू हुए जा रहे हैं पीएम के लड़ाकू विमान पर सवारी को लेकर। मतलब अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप लोगों के कार्यकाल के वक्त भी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, वो कई लोग हैं जो चढ़े हैं ऐसे विमान पर। जी हाँ, आप सबको मेरा नमस्कार, सुधांशु जी को भी। 2 बातें कहूंगी और उसके बाद आपके सारे सवालों का जो जवाब होगा देंगे। चुनावी ऑप, फोटो ऑप, इसको हम क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल, देश के प्रधानमंत्री हैं, पायलट उड़ा रहा था, वो पायलट के पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने सॉर्टी करी, कोई बात नहीं, वहां पर पैसेंजर या वेपन सिस्टम ऑफिसर बैठता है, 2 सीट होती है तेजस में, एक पायलट बैठता है, पायलट के पीछे मोदी जी बैठे थे, उन्होंने सॉर्टी करी, अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पर है अंजना जी, वो समझने की कोशिश करिए। दिक्कत है कि राजस्थान में वोट पड़ रहा है, दिक्कत है कि उस दिन 5 जाबाजों के शहादत के बाद उनके शव घर पहुंच रहे हैं। दिक्कत है कि जिस बेंगलोर में मोदी जी हाथ उड़ा उड़ा के अभिवादन कर रहे हैं, वहां पर कैप्टन प्रांजल, 29 वर्षीय कैप्टन प्रांजल का शव पहुंच रहा है, उनके माता पिता और पत्नी बिलख बिलख के रो रहे हैं। इसको हम आगे नहीं कर सकते थे। दिक्कत इस बात में है कि प्रधानमंत्री से क्यों लेकर भाजपा के यूपी के नेता पहुंच जाते हैं 50 लाख का चेक लेकर। कैप्टन शुभम, 27 वर्षीय कैप्टन शुभम जिनकी शहादत हुई, उनके मां के साथ चेक वहां पे खड़े हो जाते हैं खिंचाने के लिए। मां कहती है प्रदर्शनी मत करो। ये गिद्ध होने से दिक्कत है। दिक्कत इस बात से है कि जिस सचिन की शहादत हुई उसकी 8 दिसंबर को शादी थी। तो दिक्कत इस बात से है कि वक्त और समय होता है हर चीज का। यह चुनावी फोटो ऑप इसलिए था क्योंकि 1 से 1.25 लाख लोग राजस्थान के वायुसेना से लेकर आर्मी में हैं। प्रधानमंत्री हर बार ऐसा करते हैं, आपको शायद ना याद हो, मुझे अच्छी तरह से याद है। 14 मई का वो दिन, वोट पड़ रहा था लास्ट फेज का, और प्रधानमंत्री गुफा में बैठ गए और एक आंख से देख रहे थे कितने कैमरा उनको देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लिट्टी चोखा खाने लगते हैं, बिहार में चुनाव का मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री असम का गमछा पहन के जाते हो और फिर चाटुकार लोग बताते हैं कि देखिए असम का गमछा पहन के गए थे, असम में मतदान हो रहा है वैक्सीन लगवाने। तो मेरा अपना मानना नहीं है, समय से दिक्कत है, समय गलत था। 5 जाबाजों की इस देश में शहादत हुई। और यहां पर मैं एक चीज बड़े पुरजोर तरीके से बोलना चाहती हूं। 2021 से मोदी जी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई है। मोदी जी किसी भी जाबाज की शहादत अगर कश्मीर में होती है तो उसका उल्लेख नहीं करते हैं, श्रद्धांजलि का या संवेदना का एक शब्द नहीं बोलते हैं, और यही उन्होंने इस बार भी किया। 5 जाबाजों की शहादत हो गई, जिसमें से 2 ऑफिसर थे, 2 यंग ऑफिसर्स, 30 साल से कम के कैप्टन। उनके शव उनके घर पहुंच रहे थे, लाशें उनके घर पहुंच रही थी, और प्रधानमंत्री अभिवादन कर रहे थे तेजस पर बैठकर। समस्या उससे है, हर चीज का, हर अपॉर्चुनिटी का एक टाइम होता है। देश शोक में डूबा था। प्रधानमंत्री मोदी ने 2021 से संवेदना और श्रद्धांजलि का एक शब्द बोलना कश्मीर में हुई शहादत के लिए बंद कर दिया है। रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, अनंतनाग हो, राजौरी हो, पुंछ हो, कोई भी इलाका हो। ऐसा क्यों है? ये दिक्कत है। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दीजिए। वो कह रही है कि टाइमिंग गलत था और इसी के साथ 25 नवंबर को वोटिंग हो रही थी। सर
देखिए, मैं फोटो आप का भी जवाब देता हूं। आज 27 नवंबर है, 25 नवंबर को एक घटना थी, बीच में अंजना जी 26 नवंबर भी आया था। जब इन्होंने संवेदना की बात कही तो 26/11 को भारत पे हुए सबसे भयानक आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता, इसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और मैं बात पहले भी कह चुका हूं, सुप्रिया जी के संज्ञान के लिए पुनः इसको अंडरलाइन करे दे रहा हूं। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की वार्ता के आधार पर लिखा कि 26/11 के बाद भारत की फौज एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी। अगर आपको याद हो तो आईबी चीफ ने इस्तीफा देने की पेशकश कर दी थी। उसके बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की क्योंकि उसे लगा कि इससे उपजे हुए वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक फायदा न हो जाए। देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों की कीमत के ऊपर सियासत के तराजू पे तौल के करने वाले लोग, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब में कहा है, कांग्रेस पार्टी को जाकर उन पर मुकदमा करना चाहिए। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत सारी चीजों के रिकॉर्ड्स और डाटा रखते हैं, तो पूरे देश के सामने दूध का दूध पानी का पानी है कि कौन किस ढंग से जाकर, और वही 2008 में यह भी ध्यान रखिए संसद पे हमला हुआ था। दो सबसे बड़े भयानक। माननीय सांसद जी, मैं 25 नवंबर को राजस्थान में वोटिंग हो रही थी और ये किया जा रहा था, इसको कांग्रेस कह रही है चुनावी फोटो ऑप। उस पर तो जवाब दीजिए, आपने वो 26 की पूरी ऐसे लिख दी। मैं उस पर भी आ रहा हूं, हाँ। अंजना जी, बहुत मुझे आपत्ति है आपके इस शब्द पे कि ऐसे लिख दिया। जिस देश में सैकड़ों लोग मारे गए 26/11 के हमले में, हमारे दर्जनों सिपाही मारे गए, तुकाराम मामले सीधे मार दिया गया, रॉ के चीफ ने उस समय रिजाइन करने की बात कही, और यह बात अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है, और उसके बाद उसे ऐसे कहना मेरे विचार से आपत्तिजनक है, बहुत गंभीर बात थी। और दूसरा बताता हूं, संसद पे हमला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट के बाद 7 साल तक अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई, जबकि जिन लोगों ने मेडल लिए थे संसद की सुरक्षा में, जो शहीद हो गए, उन लोगों ने मेडल लौटा दिए, पर फांसी नहीं हुई। न सोनिया जी की आंख में आंसू आए बटाला हाउस इनकाउंटर में। अब फोटो आप पे बताता हूं, और इलेक्शन तो पहले मैंने इसलिए जवाब दिया कि इलेक्शन को ध्यान में रख के कौन करता है, हमने इलेक्शन को ध्यान में नहीं किया। अब जयराम रमेश जी ने कहा मास्टर ऑफ फोटो ऑप। अंजना जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये तो डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप है। याद है ना आपको, वो पर्ची फाड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने, डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप। आपको वो भी याद है ना, पार्लियामेंट में किस ढंग से राहुल जी जाकर पहले मोदी जी के गले पड़े और फिर अपनी सीट पे आके जो हरकत की, डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप। और मैं दूसरा भी कहना चाहता हूं, इनका तो डिजास्टर ऑफ फोटो ऑप ये था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को फोटो ही बना के रखा हुआ था। मैं मानता हूं, हो सकता डॉक्टर मनमोहन सिंह भी उड़ान भर सकते थे, परंतु शायद इसलिए नहीं भरने दिया गया कि इनके हिसाब से उड़ान प्रधानमंत्री को नहीं भरनी थी। अब चूंकि व्यवस्था नहीं थी कोई कि नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन उड़ान भर सके, इसलिए जो उन्होंने फोटो ऑप कहा उसमें मास्टर उन्होंने कहा, डिजास्टर का जवाब मैंने दिया। चुनाव को ध्यान में रखकर कौन देश की सुरक्षा के ऊपर सियासत करता है, उसका भी हमने जवाब दिया। और अगर ऐसे कहेंगे तो आज करते तो कहते तेलंगाना का चुनाव होने वाला है, 2 दिन पहले करते तो इसका चुनाव होने वाला है। और मैं ये भी बात कह दूं कि जब इन चीजों का टेक ऑफ किया जाता है तो मौसम के बारे में भी सबसे बेहतर जानकारी रखी जाती है। सबसे कम क्लाउडेड सिचुएशन होने की संभावना नवंबर के महीने में होती है और या फिर मार्च के महीने में होती है। अगर सुप्रिया जी को न याद हो तो मैं याद दिला देना चाहता हूं, एशियन गेम्स 1982 में इसीलिए नवंबर में रखे गए थे कि नवंबर में क्लाउडेड सिचुएशन होने की संभावना सबसे कम रहती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है। और नवंबर में कौन डेट होती है, आप कह देते इलेक्शन से हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं यहां पर बात यथार्थ परक करनी चाहिए, राजनीति परक नहीं करनी चाहिए। सुप्रिया जी, प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री वर्ल्ड कप के बाद अगर खिलाड़ियों की हिम्मत और हौसला अफजाई के लिए ग्रीन रूम में जाए तब कांग्रेस पार्टी को दिक्कत हो जाती है। पीएम अगर कहीं यहां पर, जैसे उन्होंने फ्लाइट उस दिन उड़ान भर ली, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया नैरेटिव है कांग्रेस पार्टी का, वो पीएम की हर हरकत पर, जिसमें शायद बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसा विवाद नहीं भी हो, उसमें विवाद पैदा करने के कुछ तस्वीरें ऐसी पोस्ट की जा रही है जिसमें कैमरामैन को सर्कल कर करके दिखाया जा रहा है। ये तो हर प्रधानमंत्री के साथ कोई ना कोई कैमरामैन और ऐसे लोग जाते ही जाते हैं हर जगह। अब हर चीज पर एक विवाद, क्या पीएम के खिलाफ कुंठा नहीं है? आपके सवाल का मैं 2 टूक जवाब दूंगी, लेकिन मान्यवर को कुछ बातें याद दिलानी जरूरी है। जब 26/11 हुआ और डिसाइसिव कार्रवाई की गई तो वहां पर 2 चीजें हुई थी। अगले दिन गाजे बाजे के साथ
गुजरात के मुख्यमंत्री वहां पर प्रेस वार्ता करने, जब अभी ताज में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी पहुंच गए थे प्रेस वार्ता करने, अपनी गंदी राजनीतिक रोटियां सेकने। पहली बात याद दिला दूं दर्शकों को। दूसरी बात दर्शकों को याद दिलानी जरूरी है, आपने बिल्कुल कहा शहादत हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए थे, उसमें से एक बहुत वीर सपूत इस भूमि के हेमंत करकरे थे। और हेमंत करकरे को किन अपशब्दों से आपकी प्रज्ञा ठाकुर ने नवाजा है, उस पर कोई टिप्पणी करिएगा, तब आगे की बात होगी 26/11 पर। 26/11 में सबसे बड़ी शहादत हेमंत करकरे की हुई, और हेमंत करकरे को क्या क्या आपकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने नहीं कहा, जो महात्मा गांधी को भी गरियाती है। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री उनको दिल से माफ नहीं कर पाते हैं। तो 26/11 पर जब प्रज्ञा ठाकुर से कान पकड़ के उठक बैठक करवाइएगा, तब अगला शब्द बोलिएगा। अब बराक ओबामा जी की किताब आपको याद आ गई, बड़ी अच्छी बात है। बराक ओबामा जी की किताब तो छोड़िए, जब अभी प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए हुए थे, तो बराक ओबामा जी ने एक स्टेटमेंट दिया था दैट इंडिया रिस्क्स बीइंग पुल्ड अपार्ट if the ruling BJP government keeps pushing the minority sentiment apart, pulling apart if the minority community is not respected. उन्होंने ये शब्द कहा, और भारतीय जनता पार्टी, चरण चुंबकों की फौज, पूरी भक्त मंडली, ओबामा ने कितना बड़ा देशद्रोह का काम किया है भारत के खिलाफ, कितनी बड़ी इंटरनेशनल साजिश करिए, वो प्रूफ करने पर तुल गए थे। तो मैं पूछना चाहती हूं कि आप ओबामा को कब सही मानते हैं, जब वो अपनी किताब में कुछ लिखते हैं, या जब वो मोदी जी को खुलेआम कैमरे पर बैठकर नसीहत देते हैं? क्योंकि तब मेरा और आपका शो भी हुआ था, और आपने उनके लिए काफी आपत्तिजनक भाषा तब भी यूज करी थी। अब आपसे बात कर लेते हैं मौसम पर, बड़ी जरूरी बात है। बहुत अच्छा आपने कहा, मौसम ठीक होना चाहिए तभी सॉर्टी हो सकती है। अरे खुद मौसम विशेषज्ञ वहां पहुंचे थे, रेडार थ्योरिस्ट तो है ही ना हमारे प्रधानमंत्री। बादल हो जाते हैं तो उससे रडार नहीं दिखता है, ऐसी थ्योरी वाली प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे। हर चीज का मखौल बनाना जरूरी नहीं है। राजस्थान के चुनाव पर आपको उसी दिन करना था, लेकिन मुझे ज्यादा गहन आपत्ति इस बात की है कि जिस दिन 5 जाबाजों की शहादत हुई, जिस दिन उनके शव घर आ रहे थे, जिसमें से 2 यंग कैप्टन शामिल थे, उस बेंगलोर में शव यात्रा निकल रही थी, जहां पर प्रधानमंत्री सौटी करके हाथ हिला रहे थे और वाहवाही पा रहे थे। आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री को सूट करता? और एक बात आपसे और कहती हूं, 16वां दिन हो गया है, इस देश के 41 नागरिक एक टनल में फंसे हुए हैं, किसी को नहीं पता वो कब निकलेंगे। आपने गाजे बाजे के साथ कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए मीडिया को लेकर, उसने कहा दिसंबर 25 तारीख भी हो सकती है। मीडिया इसमें ज्यादा फोकस कर रहा है कि रेस्क्यू कैसे किया जा रहा है। एक शब्द नहीं पूछा जा रहा कि क्या यह टनल बननी चाहिए, क्या इसको मान्यता प्राप्त है, क्या नवयुग इंजीनियरिंग को बैन करना चाहिए, क्योंकि पहले भी उनके साथ एक ऐसा हादसा हो चुका है। तमाम ऐसी बातें। 41 लोग फंसे हुए हैं, उसकी टो 3 दिन पहले ली गई जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, नहीं तो उसके बारे में कौन चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री अभी वहां पहुंच जाए, 24 घंटे चरणवंदन होगा टीवी चैनल्स पर। तो दिक्कत की बात यह है कि ओबामा अगर आपके खिलाफ बोले तो ओबामा गलत है। ओबामा की किताब को हम सेलेक्टिवली कोट करेंगे। 26/11 में हेमंत करकरे के खिलाफ हमारी सांसद बोलेगी, हम उस पर कुछ नहीं कहेंगे, सुई पटक सन्नाटा। लेकिन हम 26/11 मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सुप्रिया जी, तो उस पर कुछ नहीं कहेंगे। सुप्रिया जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या विपक्ष की कुंठा है कि उनके हर कदम पर एक विवाद खड़ा किया जाता है? किस बात की कुंठा करेंगे हम? प्रधानमंत्री तो हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहे अर्थव्यवस्था हो, प्रधानमंत्री चाहे सैनिकों की सुरक्षा हो, लगातार शहादत हो रही है कश्मीर में। प्रधानमंत्री तो कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लगातार हमारे जवान मारे जा रहे हैं। अभी एक कर्नल और मेजर को मारा गया, अब हमारे 2 कैप्टन मार दिए गए, 3 सिपाही मारे गए, जिसमें से एक की शादी थी 15 दिन बाद। तो किस मामले में, किस चीज से कुंठा होगी? जो प्रधानमंत्री कहीं सफल ही नहीं हो रहा, उससे हमें कुंठा करके मिलेगा क्या? आप प्रधानमंत्री जी 8 कैमरा, मैंने थोड़ा प्रोडक्शन किया है ना टीवी में, 8 कैमरा लेकर गए प्रधानमंत्री जी। अरे आप 80 लेकर जाइए, इस देश का तो कुछ भला करिए, कुछ मुद्दों की बातें तो करिए। और आज का डिबेट अगर हम ये कहते कि प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में तो खैर उनको जाने को मना कर दिया गया था, एक मुद्दे की बात करी। मैं एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहा मैं 450 में सिलेंडर दूंगा। तेलंगाना के मैनिफेस्टो में 500 में सिलेंडर है। अच्छी बात है, आपने राजस्थान में सीखा हमसे।
आप बाकी देश में क्यों नहीं देते हैं? आपकी 10 जगह सरकार है, आप क्यों नहीं देते हैं 500 में सिलेंडर? आप मुद्दों से बात क्यों नहीं करते हैं? एक मुद्दे पर उनको घेरा नहीं जाएगा, एक मुद्दे पर वो जवाब नहीं देंगे। अब 48 घंटे बाद हम सॉर्टी पर डिस्कशन करें, हम 10 घंटे डिस्कशन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी से पूछिए 500 का सिलेंडर पूरे देश के लिए क्यों नहीं? और वो कह रहे हैं सुधांशु जी कि आपने कांग्रेस की नकल की है, 450 में कह रहे हैं जो वो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं। ठीक है, उनका वादा है 500 का, आप कह रहे हैं 450। अब अंजना जी, इनकी बात का, इनके इस लंबे दीर्घ वक्तव्य का मैं क्रमवार जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि 26/11 में शहीद हेमंत करकरे का अपमान हुआ। शहीद हेमंत करकरे का सबसे बड़ा अपमान कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने किया, जिन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा होने जा रहा है। सोचिए कि आज वो जवाब देने के लिए हमारे बीच में नहीं, जीवित होते तो उनका कोर्ट मार्शल हो जाता। कि इंटेलिजेंस की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के बाहर के किसी व्यक्ति के साथ कैसे शेयर की गई, इतना बड़ा आरोप लगा दिया आपने उनके ऊपर। मुझे लगता है इससे बड़ा अपमान किसी शहीद का हो नहीं सकता कि मृत्यु के बाद उसकी विश्वसनीयता को आप प्रश्न चिन्ह के घेरे में रख दें। दूसरा मैं जवाब देना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि वो किताब पे, मैडम मैं ये नहीं कह रहा हूं, बयान अपनी जगह होता है। किताब में मनमोहन सिंह को कोट कर रहे हैं, मनमोहन सिंह इन पर्सन आ गए उस किताब में एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अरे जवाब देना चाहिए उनको कि मैंने ऐसा नहीं बोला था। इसलिए दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वक्तव्य दिया, वक्तव्य अमेरिका ने दर्जनों दिया। अगर वक्तव्य दिया तो बिडेन जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं उन्होंने तो स्टेट डिनर दिया, दूसरी बार जाके अमेरिकी संसद को कोट किया। तो चलिए, उससे आपको आपत्ति है तो पर यहां तो मैंने मनमोहन सिंह का कोट बोला, मनमोहन सिंह के कोट पे जवाब देना चाहिए, नहीं दे पाते। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि सुरंग की बात, तो टनल के अंदर अगर किसी प्रकार का स्ट्रक्चरल फेलियर हुआ है तो उसके लिए बाकायदा सिविल इंजीनियरिंग की एक ब्रांच होती है जिसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स कहते हैं। उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और के एक्सपर्ट, सॉइल के स्ट्रेंथ के एक्सपर्ट और स्ट्रक्चर के एक्सपर्ट, जिन्होंने किया हो वो उसके ऊपर टिप्पणी कर सकते हैं। हम ऐसे नहीं बनते कि जब राफेल की बात थी तो अचानक एरोनॉटिकल एक्सपर्ट हो जाते हैं और वहां से लेके जब राम मंदिर के उद्घाटन की बात आती तो मुहूर्त के एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम इन सारी चीजों के एक्सपर्ट कांग्रेस की तरह नहीं बनते, हम उन एक्सपर्ट्स के ऊपर वो बात छोड़ने का प्रयास करते हैं। अब आइए, उसके बाद इनको चुनाव से नजर आता है। हम तो सिर्फ सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि देश का कोई भी विषय हो, कभी भी हो, चुनाव तो हर 6 महीने में होता है। इसीलिए तो ये बात हुई कि सारे दलों को मिलकर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में विचार करना चाहिए। अन्यथा मैं इनसे विनम्रता से पूछता हूं, कोई 6 महीने बता दें जब देश में एक बड़ा चुनाव ना हो। 6 महीने पहले कर्नाटक में चुनाव हो रहा था। अब आइए मुद्दे की बात करें। अब इसमें हो रहा है 6 महीने बाद लोकसभा होगा, उससे पहले अगर जाए गुजरात हो रहा था 2022 के शुरू में, यूपी, गोवा, उत्तराखंड हो रहा था। अब आइए मुद्दे की बात, तो मैं मुद्दे की बात बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में HAL ने सिर्फ तेजसी नहीं बनाया, 10,000 करोड़ का उसको सिर्फ ऑर्डर ही नहीं मिला है, 26,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप के ऊपर आया है। जब से मार्केट कैप निकाला 2018 में 300% की बढ़ोतरी हुई है उनके शेयर में। जो मतलब ये कहते हैं ना बर्बाद हो गया, ये हो गया, आज की डेट में एक्सपेक्टेड जो ऑर्डर है वो 80,000 करोड़ रुपीस के हैं। और पता है आपको, पहली बार HAL ने अपना आउटसाइड इंडिया ऑफिस खोला है मलेशिया में, ताकि वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलियन रीजन की चीजों को कैटर कर सकेगा। ये करके दिखाया, अपना स्वदेशी निर्मित जहाज और उसके अंदर प्रधानमंत्री के बैठने का विश्वास और उसके साथ डिफेंस इंडस्ट्री के ये एक्सपेंस का विषय हमने करके दिखाया। इसलिए हम जो कहते हैं वो पूरी ईमानदारी से करते हैं। अब आइए सिलेंडर की बात करते हैं। तो भाई ये बताइए, ये 500 रुपए का सिलेंडर और 25 लाख का इलाज, जब चुनाव में 25 हफ्ते भी नहीं रह गए थे तब काहे कांग्रेस पार्टी को याद आया? हम आप लोगों की तरह नहीं है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में तो 1/3 और साथ ही साथ चुनाव हो रहा है। पंजाब में ना, वहां पे नहीं लड़कियों को देना है, उत्तराखंड नहीं, वो गोवा नहीं। तो एक ही साथ जो आप करते, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम राजनीति में विश्वसनीयता की, प्रामाणिकता के प्रतीक हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और आप लोग विश्वसनीयता के संकट के प्रतीक हैं अपने नेतृत्व में। अब नेतृत्व कौन है उसका तय कर लीजिएगा, चाहे मुख वाला नेतृत्व हो या मुखौटे वाला नेतृत्व। स्वनिर्मित आत्मनिर्भर रक्षा सौदों, और उन्होंने शुरुआत ही से की थी कि डिफेंस प्रोडक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से फोकस किया है वो भारत ने दशकों तक निग्लेक्ट किया था, इग्नोर किया था, नहीं किया था। उन्हीं नीतियों को वो उस दिन पुश कर रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव तो किसी ना किसी मतलब हर 6 महीने पर कहीं ना कहीं भारत में होता ही रहता है।
सुप्रिया जी। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की ज्यादा बातें सुन लेंगे तो शायद अगली बार ये भी हम समझने लगे, या अगली बार वो ये भी कह दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, अगर ज्यादा ध्यान से सुनिए, कि 2014 से पहले पत्ते पहनकर हम सब लोग पेड़ों पर रह रहे थे और जो उगता था पेड़ से उसको तोड़कर खाते थे। कहां यहां पर संविधान था, कहां यहां पर कोई प्रोग्रेस थी, कहां यहां पर इंस्टीट्यूशंस थे। ये बेचारे आए तो भारत आजाद हुआ, नहीं तो हम सब लोग पेड़ पौधों पर, पत्तों पर रहते थे, पत्ते पहन के घूमते थे। अगर भारतीय जनता पार्टी की सुन लीजिए तो ये होगा, अरे मान्यवर, जब आप पैदा नहीं हुए थे तो इस देश में IIT, एम्स, बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी गई थी और वो बना दिए गए थे जब हमारी और आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। मान्यवर तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात तो इनकी बातों पर ये इतना विश्वास मत कर लीजिए कि सब कुछ अभी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछिए, इतने आत्मनिर्भर हम हो रहे हैं तो डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ता क्यों जा रहा है? डिफेंस इंपोर्ट को तो घटना चाहिए था। डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है, 40,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। ऐसा क्यों है? हम आत्मनिर्भर है तो हमें तो डिफेंस इंपोर्ट घटाना चाहिए। डिफेंस इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। अब ये लोग कहेंगे, इन लोगों की बुद्धि तो ऐसी है कि जब इनसे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करिए तो ये सीना ठोक के कहने लगते हैं हम सबसे बड़े टेलीफोन बनाने वाले बन गए। अरे कैसे बन गए? क्योंकि आप यहां पर असेंबली करने लगे। वैल्यू एडिशन जीरो। इंपोर्ट बिल देख लीजिए, सारे के सारे पंजर जो हैं, जो जिसको पार्ट्स कहते हैं, असेंबली लाइन के पार्ट्स, वो सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। तो इन लोगों की जो क्षमता समझने की है इकोनॉमी, वो बहुत लिमिटेड है और वो दिख भी रहा है। इसीलिए हम असेंबली पार्ट्स करके अपना सीना ठोक रहे हैं। इंपोर्ट का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे थोड़ी $100 बिलियन पास हो गया चीन से। मैं फिर से दो बातें कहूंगी। इन्होंने कहा चुनाव हर 6 महीने पे होते हैं। मेरा तो डायरेक्ट सवाल था ना, आपके अंदर 500 रुपए सिलेंडर देने की क्षमता है जहां चुनाव होगा, बाकी देश में क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश में 2700 में गेहूं क्यों नहीं खरीदते? बुआई चल रही है, अनाउंस कर दीजिए इस बार 2700 में खरीदिएगा। उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर नहीं खरीद होगी। एमएसपी के खिलाफ, बोनस के खिलाफ कानून मोदी सरकार बनाएगी और जाकर अनाउंस करेगी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जहां करारी हार होने वाली है, कि हम 2700 में गेहूं खरीदेंगे। जाकर अनाउंस करेंगे हम 500 में सिलेंडर देंगे। अरे चुनाव हर 6 हफ्ते पर हो, 6 महीना भूल जाइए। आप बाकी जगह जाकर जो कहते हैं वो अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं करके दिखाते? हम तो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हमने महिलाओं के लिए फ्री करी हुई है बस सेवा। आप कब कर दिए? और एक बात और अंत में कहकर अपनी बात खत्म करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, खूब लच्छेदार बातें करते हैं। चुनाव में जाते हैं, वही काठ की हांडी चढ़ाते रहते हैं। उस काठ की हांडी को चढ़ाने से पहले इस बात का जवाब दीजिए कि आपके जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके यहां ईडी कब जाएगी? बाबा बालकनाथ के यहां ईडी कब जाएगी? क्योंकि ऐसे ऐसे आक्षेप लगे हुए 10-10 हजार करोड़ घोटाले के, और सरकार की मुंह पर टेप लगा है, आंखों पर पट्टी बांध के हे राम जी जगत बना ही नहीं। असलियत यह है सरकार की, असलियत यह है भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, इससे पहले कि मैं सुधांशु जी का इसका जवाब लूं, मुझे अभी अभी याद आया कि 6 नवंबर को, जिस दिन 7 को वोटिंग थी, 6 नवंबर को अगर मैं सही हूं तो रात में राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच गए थे वोटिंग के पहले। वो भी वही कर रहे थे जो मोदी जी करते हैं? हाँ, गए थे। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं आपसे भी इस बात का आग्रह करूंगी। मोदी जी उठ जाएं, बैठ जाएं, सांस ले रहे हैं। कहां पहुंच गए? 43 मिनट तक मोदी जी की हर स्पीच हर चैनल पर, इंक्लूडिंग आपके यहां, लाइव होती है। हमारी कितनी रैली आपके यहां लाइव दिखी? हमारे कितने रोड शो आप लोगों ने लाइव दिखाए? चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो। 44 रैली हुई है पिछले 4 दिनों में, राहुल जी की, प्रियंका जी की और खड़गे जी की। कितनी लाइव दिखाई गई टीवी चैनल्स पर हिंदुस्तान में, ये मैं जानना चाहती हूं। कितने चैनलों ने 8 कैमरा लगाकर, जैसे मोदी जी को आज तिरुपति बालाजी में दिखाया जा रहा था, कितने चैनल्स और दिखा रहे थे राहुल जी को, ये मुझे बता दीजिए। राहुल जी ने तो गर्भगृह में जाकर मना कर दिया कि नहीं, फोटो मत लीजिए, गर्भगृह में फोटो नहीं लेनी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब तो है नहीं सुप्रिया जी। हमारी आस्थाओं का जो प्रतीक है, मैं बता रही हूं, नहीं है सवाल का जवाब। आपके लिए सवाल का जवाब है। भारत जोड़ो यात्रा में 4 रिपोर्टर आपके साथ रहते थे, क्योंकि शेषनाग के नीचे भगवान विष्णु का वास होता है। क्या? भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल गांधी कर रहे थे, ना अंजना जी, मैं तो लगातार भारत जोड़ो यात्रा जब कर रहे थे राहुल गांधी, तो 4 रिपोर्टर आज तक के साथ रहते थे। भगवान विष्णु। हाँ ठीक है, आप पूछ लीजिए, अपना सवाल पूछ लीजिए। ना अंजना जी, 1 मिनट। अंजना जी, अब आपने दुखती रग पे थोड़ा सा हाथ रख दिया तो अब सुनना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जितने भी शोज में भारत जोड़ो यात्रा पर गई, वो यात्रा में उभरते हुए जन सैलाब,
राहुल जी के साथ मिलते हुए लोग, उस पर नहीं था। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोवर्सी करी, एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहनकर आ गई, किसी ने जूते पर कंट्रोवर्सी कर दी, किसी ने आरती, तब मैं शो पर गई हूं, क्योंकि तब मीडिया ने शो किया। उमड़ते हुए जनसलाब में हाँ बिल्कुल आपके रिपोर्टर आए, उस पर डिबेट कितने हुए, उसको प्राइम टाइम कितना मिला, इस पर मेरा मुंह प्लीज मत खुलवाइएगा, थोड़ा सा मुझे उस पर खेद है। ये जो फोटो है ना, ये मेरे लिए थोड़ी मेरी धार्मिक मान्यताओं को आहत करती है। शेषनाग के नीचे भगवान विष्णु है, उनको छुपाकर एक फोटो रिलीज कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी को मैं ऐसे ही ढोंगी थोड़ी कहती हूं, ये फोटो उसका प्रमाण है। फोटो नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की सॉर्टी उनके राष्ट्र प्रेम के ढोंग का प्रमाण है, क्योंकि जब जाबाजों की शहादत होती है तो देश शोक में डूबता है, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार नहीं करता। सुधांशु जी, प्रधानमंत्री की इस तस्वीर को भी वो उठा रही हैं जो पोस्ट किया गया, और कांग्रेस पार्टी मतलब कुछ नेता हैं जो ट्वीट भी कर रहे हैं, उस पर भी लिख रहे हैं, अगर उस पर भी आप जवाब देना चाहें। और 450 हर स्टेट में कर दीजिए ना सर सिलेंडर की कीमत। फिर भी इनके सारे लंबे वक्तव्य का फिर अंजना जी क्रमवार जवाब देता हूं। 2014 से पहले ऐसा था, ये 19, एक तो मैं ये कह दूं, IIMs हम लोगों के पैदा होने के बाद बने हैं। हम लोगों के जन्म तक मैनेजमेंट के लिए अलग डिग्री ही नहीं होती थी, सुप्रिया जी को शायद जानकारी होगी। अभी मात्र 15 साल पहले तक पीजी डिप्लोमा होता था, IIMs भी पीजी डिप्लोमा देते थे। अब दूसरी बात, 47 से पहले का मैं दौर बता देना चाहता हूं। इन्होंने कहा ना सब नेहरू जी ने बनाया, IIT, IIMs और ये सारी चीजें, तो मैं बता देना चाहता हूं, बेंगलोर शहर है जहां से मोदी जी ने उड़ान भरी है। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज 1916 में महाराजा मैसूर ने बनवा दिया था। तब तो नेहरू जी कहीं दूर दूर तक कांग्रेस के अध्यक्ष भी नहीं बने थे। और आपको पता है, यूरोप के बाहर पहला शहर जिसमें स्ट्रीट लाइट लगी है वो बेंगलोर बना 1902 में। पहला इंडिया का पावर प्रोजेक्ट शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट 1894 में शुरू हो गया, उस जमाने में कर्नाटक में। और सुन लीजिए, इतना ही नहीं, वर्ल्ड का पहला स्पेशलाइज्ड आई हॉस्पिटल, वर्ल्ड का पहला, पहले डिपार्टमेंट होता था मेडिकल में, वो मेयो आई हॉस्पिटल बना बेंगलोर में 1920 और 30 में। और सुनिए, सीवी रमन को नोबेल प्राइज उस जमाने में मिल गया। पहला डैम विश्वेश्वरैया ने 1930 में बनवा दिया। तो भैया ये स्वतंत्र भारत के निर्माता, आधुनिक भारत के निर्माता, जरा इस चीज का भी ज्ञान रख लिया करें कि किन किन लोगों ने उनके प्रधानमंत्री पद लेने से पहले पहले क्या क्या करके दिखाया था। अब आइए अन्य चीजों के बारे में बात करते हैं। जो इन्होंने कहा कि भाई सब जगह क्यों नहीं देते हैं, बिल्कुल जहां जैसी आवश्यकता होती है हम पूरा देते हैं। मैंने तो यह बात कहना चाहता हूं, पेट्रोलियम के ऊपर दाम हमारी सारी राज्य सरकारों ने घटाए 10-10 रुपए, और इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने भी घटाए। इनकी किसी राज्य सरकार ने घटाए हो बताइए? जब आप आके दामों का रोना रोते हैं और घटाते नहीं हो, कब घटाते हैं? वही मैंने कहा, जब चुनाव में 25 हफ्ते रह जाते हैं, या यूं कहें कि 15वां साल है अशोक गहलोत जी को, अगर टोटल तीनों टर्म मिला, अब 15 दिन रह जाते हैं, तब वो तरह तरह की घोषणाएं करते नजर आते हैं। अब उसके ऊपर भी बात कर देता हूं। देखिए अंजना जी, जो आपने इनसे पूछा कि राहुल गांधी जी 6 को केदारनाथ क्यों गए थे, मैं उसका कारण बता देना चाहता हूं। हो सकता है सुप्रिया जी के ध्यान में हो ना हो। कारण क्या है कि 16 नवंबर को केदारनाथ के पट बंद हो जाते हैं, और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं इसलिए पट बंद होते हैं। जब सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है तो पट बंद होते हैं, जब सूर्य वृष राशि में प्रवेश करता है तो अप्रैल के महीने में खुलते हैं। यानी हमारा वो धर्म है, ये सनातन धर्म, जहां एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस के साथ मंदिरों का ऑपरेशन चलता है। ये वो जिसको इनके साथी बैठकर क्या कहते हैं, डिजीज कहते हैं, जिसको इनके साथी इरेडिकेशन की बात कहते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, बताइए दुनिया में कोई ऐसा धर्म मत संप्रदाय बताए जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के साथ, कुंभ का मेला जुपिटर की पोजीशनिंग के साथ और सैटर्न और मून की पोजीशनिंग के साथ होता था। केदारनाथ के मंदिर के कपाट सन की पोजीशनिंग के साथ होते हैं। उस जमाने से जब 1633 में गैलीलियो को फांसी दी जा रही थी। अब चुनावी बात कर देता हूं। मैं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं, राजस्थान के चुनाव की बात कही, अगर दर्शकों को ना याद हो, ये राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कब बताया था? 2018 राजस्थान का चुनाव, और पुष्कर में जाकर
उन्होंने कहा था ना फोटो आप नहीं करते। अरे पुष्कर में दर्शन करने के बाद गोत्र बताया गया, आज तक किसी नेता ने अपनी जाति और गोत्र इस ढंग से गोत्र नहीं तक नहीं बताया। ये भी बता दिया दत्तात्रेय गोत्र ये कौल ब्राह्मण है जिनका ये गोत्र है। तो इसलिए वो चुनाव के समय, ठीक है, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं। हाँ, टाइम खत्म हो रहा है। सुधांशु जी इस पर जवाब दे दीजिए आप, क्योंकि आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था। वो भी आजकल मंदिर पहुंच रहे हैं राहुल जी वोटिंग वाले दिन। 10 सेकेंड अंजना जी, मैं 10 सेकंड बोलना चाहती हूँ, टाइम सब उन्हीं के साथ खत्म कर दीजिएगा। मेरे 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। बोलिए। क्योंकि सुधांशु जी झूठ बोलते हैं, सुधांशु जी लच्छेदार बात करके झूठ बोलते हैं। सुधांशु जी विकिपीडिया बताता है आपकी पैदाइश का साल 1970 है। आईएम कोलकाता और आईएम अहमदाबाद 1961 में बन गया था। मान्यवर झूठ मत बोला करिए, आपकी पूरी पार्टी बड़की झूठा पार्टी है, लेकिन यहां पर आकर थोड़े तथ्यों के साथ बात किया करिए। घुमावदार जलेबी बनाने से आपके झूठ नहीं छिप जाएंगे। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी का फोटो ऑप सोटी करते रहे और नीचे शव यात्रा शहीद की निकलते रहे। बिल्कुल जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। मैं लेकिन आपसे आग्रह करती हूँ कि जितना टाइम आप मोदी जी को देती है उसका 1/10 राहुल जी को दे दीजिएगा, फिर फोटो ऑप की हम चर्चा जरूर करेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी ये चुनौती ले ले कि वो जो 1/10 से भी दिखाते हैं जी 1/10 सीटें आती हैं, उससे भी कई गुना सीटें बढ़ जाएं। आप देखिएगा कवरेज कैसे बढ़ेगा, और दोनों को ही हम लोग दिखाते हैं। सुप्रिया जी आप ईमानदारी से कम मानिए कि हम लोग जो कवरेज करते हैं सबको देते हैं, और उस दिन भी जब केदारनाथ गए थे उनकी तस्वीरें हम ही ने दिखाई थी आज तक पर, और 26/11 की भी लाइव कवरेज हमने ही की थी। सुधांशु जी एक लाइन में जवाब, एक लाइन में आपका उन्होंने बता दिया एज, और कह रहे हैं IIM पहले बना था, कांग्रेस को आपका झूठ पकड़ लिया है। तो सिर्फ एक लाइन जल्दी। अरे साहब सुनिए, तो ये मीडिया को दोष दे रहे हैं। मोदी जी जितनी रैली करते हैं उसकी 1/10 रैली करके दिखा देना राहुल गांधी, तब कहे ना। अरे खुद तो अपनी पार्टी में पीछे रहते हैं। इसी के साथ हमें बहस शांत करना पड़ेगा, वक्त इतने की इजाजत देता है, लेकिन उम्मीद रहेगी कि आप दोनों एक बार फिर से आए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो अभी सलट नहीं पाए हैं दोनों में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज।